बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ अली काज़मी साहब के जो वकील हैं, जिब्रान नासिर साहब, आप जानते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ केस के हवाले से आप लोगों के जो सवालात हैं, जिनके जवाबात हम तो नहीं दे पाते, ज़ाहिर बात है, ये वो लोग समझते हैं जो जिन्होंने कानून पढ़ा और मजीद बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। तो जिब्रान नासिर साहब से मैंने दरख्वास्त की थी, बहुत शुक्रगुजार हूँ जिब्रान नासिर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले नहीं जी, आपकी मदु करने का शुक्रिया और आपको सलाम और आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को भी सलाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जिब्रान भाई, मुझे बस मैं वही सवालात करूंगा जो थोड़ा लोग हमसे पूछते हैं। एक तो ये बताइएगा, बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि आज तक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, नादरा, बेफाम, निकाहनामा, और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अदालत में पेश उस तरह से नहीं किया गया, या अदालत ने उस तरह से देखा नहीं, क्या मामला कैसे है? देखिए जी, ये इस बारे में तबसरा इसलिए नहीं कर सकता चूँकि आपके इल्म में है। ये केस मेरे पास 10 जून को पहली बार बात हुई मेरी क्लाइंट से, मेहदी साहब से, और 13 जून को मैंने ऑफिशियली केस लिया था। उससे जी पहले जो कुछ हुआ वो बेस्ट रिफ्लेक्टेड है कोर्ट रिकॉर्ड के ज़रिए। इसमें कोई शक ठीक नहीं है कि कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स से और उसके अंदर एज कुछ और दर्ज है, मगर ये ट्रायल की स्टेज नहीं थी कि एविडेंस को ठीक है। कंपेयर किया जाता। क्योंकि जी एक मेडिकल एविडेंस था, वो कोरैबोरेट कर रहा था लड़की की स्टेटमेंट को। लड़की अपने आप को 17-18 की बता रही थी, और मेडिकल एविडेंस जो दिया गया, जो कि हमारे नज़दीक इम्प्रॉपर है, जिसके हवाले से ठीक है। आपके इल्म में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा राइट एक्नॉलेज किया है कि हम उस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर लर्नेड मजिस्ट्रेट साहब ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए हैं और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को पाबंद किया है कि 7 दिन में फ़ैसला करें। और अब हमें उम्मीद है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अदालत के अहकामात की पासदारी होगी, और यकीनी तौर पे ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर्स हर जगह ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, और एक मेडिकल बोर्ड जी कॉन्स्टिट्यूट होगा और वो अपना प्रॉपर काम करेंगे। ठीक तो चूंकि वो एक स्टेटमेंट को कोरैबोरेट कर रहा था, तो उस बेसिस के ऊपर अदालत को बेहतर लगा, हाई कोर्ट को। उन्होंने एज सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट की बेस पे जो है लड़की को बरी कर दिया, स्टेट ऑफ लिबर्टी कर दिया एक तरीके से। जबकि मेरे माजी में जो केसेस में पहले करता रहा हूँ, जो मैंने खुद सिंध हाई कोर्ट के अंदर 491 की हफ्ज़ भेजा की इंक्वायरीज की हैं, या कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जिस बच्ची को अगवा करके शादी की जाती है, उसके नाम से एक फ़र्ज़ी हरासमेंट की पटिशन फाइल कर दी जाती है। उल्टा एक केस पहले डाल दिया जाता है वालदैन पे जिन्होंने FIR कराई होती है। तो उसमें भी अपेयर होकर जो है हमने कोर्ट से ये ऑर्डर्स लिए हैं। मगर वहाँ पे जब प्रॉपरली मेडिकल बोर्ड कंडक्ट हुआ है, तो वहाँ पे जो नादरा डॉक्यूमेंट्स हैं या स्कूल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोरैबोरेट हुए हैं। अदालत को ओके। भी फैसला करने में आसानी हुई है कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स हकीकत में मबनी हैं। क्योंकि देखिए, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो स्टेज के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट को फेस वैल्यू पे सच्चा तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि नादरा के डॉक्यूमेंट्स में भी अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री रही और अदालती फैसलों के अंदर आया है कि वो डॉक्यूमेंट्स टेम्पर भी हो सकते हैं। मगर जब ट्रायल स्टेज पे ये होगा और आप नादरा के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे, तो यकीनी तौर पे ट्रायल के हवाले से कानून ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स किसी वाक़ये से कई साल पहले या अरसा पहले जिनका इजरा हुआ हो, वो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे शक ओके। नहीं करना चाहिए, और वो मेडिकल एविडेंस को ओवरराइड करते हैं, ना कि मेडिकल एविडेंस उनको ओवरराइड करे। हम्म। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। 7 दिन का वैसे तो जो अदालत काट रहा है, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जी 7 डेज के अंदर अदालत ने ये कहा है कि जी आप कोई न इसके ऊपर कुछ करके अदालत को जवाब दें, सेक्रेटरी हेल्थ को जो कहा गया, एक्सपेक्ट किया जा सकता है 7 डेज के अंदर? और दूसरा, मुझे इसी सवाल में ये जवाब दे दीजिएगा कि अगर मेडिकल के लिए होता है तो क्या दुआ और जहीर का कराची आना जरूरी होगा? देखिए, सिंपल सी मैं आपसे बात कहूँगा कि आपके अदालत के जो अहकामात हैं, वो मेरे या जी किसी ज़ाती वकील के नहीं हैं। यकीनी जी। तौर पे सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का हमारे राइट को रिकग्नाइज़ करना और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब का डायरेक्ट ऑर्डर करना, तो वो अदालत है। मुझे कोई रीज़न नहीं है फ़िलहाल हम्म शक हम्म करने की, और खामखा कोई हम्म सनसनी पैदा करने के लिए मैं ऐसी क्यों बात करूँ। मेरा हम्म रवैया जी बतौर वकील अप्रोच हमेशा ऐसी रहती है कि आपने इसी मुल्क में रहना है, तो इसी मुल्क की पुलिस के जरिए इन्वेस्टिगेशन करानी है, इसी मुल्क बिल्कुल के ऐसा। डॉक्टर के जरिए एग्जामिनेशन और इलाज करवाना है, इसी मुल्क की बिल्कुल ऐसा। अदालतों से ही इंसाफ लेना है। तो सही। आप हॉस्टाइल ना हो गैर ज़रूरी तौर पे। अगर आपके सामने कोई इम्प्रॉपर चीज़ हो, जैसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट था, तो उसको चैलेंज जी करने आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, बिल्कुल जाइए। जी। बट जब तक कोई ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो क्या सराइयों के ऊपर हमारे ख्याल में हमें अवॉइड करना चाहिए हम कोई भी ऐसा कमेंट करें जो किसी की साख को, इंटेग्रिटी को हर्ट करे। क्योंकि एक सही। बेतुकी सी बात होगी कि मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा के
फिर उसी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को जो कल को हमारे फेवर में आ जाए उसके गीत गा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सर मुझे एक वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बोर्ड बनता है, कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है, फर्ज करें, मैं मतलब अपने समझने के लिए, लीगल पॉइंट समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि जी दुआ और जहीर हाजिर नहीं होते हैं, नहीं आते हैं मेडिकल के लिए, तो इसके आगे लीगली क्या क्या तरीकाकार क्या होगा? देखिए जी, मेडिकल बोर्ड जो है वो दुआ ज़हरा के लिए बन रहा है, बच्ची की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बन रहा है। ज़हीर की तो एज कंटेस्टेड नहीं है, उसका एक शनाख्ती कार्ड इशू हुआ है, उसकी एज जो है 20 साल से ऊपर है। उसके मेरे ख्याल में कुछ मीडिया के जरिए इंटरमीडिएट के और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं जो बताते हैं कि इसकी उम्र क्या है। यकीनी तौर पर जिसको पेश होना है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो विक्टिम है, वो मुगविया है जिसका नाम दुआ ज़हरा है, और उसकी प्रेजेंस जो है वो कोर्ट ने थ्रू आईओ इंश्योर करनी है, जो कोर्ट का काम है, जो हमें यकीन है कि जब कोर्ट के ऑर्डर के तहत मेडिकल बोर्ड बन रहा है तो उस मेडिकल बोर्ड को अपना काम करने देने में भी अदालत उसकी मावनत करेगी। ठीक है। अच्छा सर, सॉरी, एक और चीज वो ये है कि कहा यह गया है कि जी जो अदालत की तरफ से मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये सिंध या पंजाब में, ऐसा पॉइंट है इस ऑर्डर में कि वो सिंध में भी हो सकता है या पंजाब में हो सकता है? मेरे ख्याल में शायद साहब आपको तो ऑर्डर जो है पूरी अपनी ओरिजिनल कॉपी के अंदर मिला होगा आपने उसमें बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे, पढ़ा मेरे होगा। पास है, मेरे पास है, मेरे पास हाँ, है। उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है सिंध या पंजाब। एक्चुअली मैं यही चीज एक्चुअली आपसे क्लियर करना चाह रहा था, मुझे पता है उसमें सिंध है, बट क्योंकि कुछ लोगों ने खबर में ये किया है कि जी वो सिंध या पंजाब में हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन की मर्जी है, वो जज साहब की किसको, कि देखिए जी, प्रोसिक्यूशन की इस मर्जी ऑर्डर की कॉपी जो है ना बकायदा है। से आपने ऑर्डर के आखिर में पढ़ा होगा, 2 लोगों को बिल्कुल है। सीसी हुई है। एक हाँ, एसएसपी साहब बिल्कुल है, को सीसी हुई है मुताल्लिका बिल्कुल है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन है, के हवाले से, दूसरा सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सीसी हुई है। ठीक ठीक है? है, तो ठीक एक है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जहां आपका पहला मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है जो इम्प्यून्ड है, जिसको आपने जी चैलेंज किया है, जी उसको जी, इंक्वायर तो वहीं किया जाएगा ना जहां वो कंडक्ट हुआ था। दूसरा बिल्कुल ऐसे, मुताल्लिका जो एफआईआर है वो सिंध की है, सिंध के थाने की है, अदालत बिल्कुल का ऐसे, हुक्म भी सिंध का है, बच्ची की अबडक्शन भी यहाँ की है, बच्ची की ठीक अपनी है, ओरिजिनल रिहाइश भी यहाँ की है। तो वो सिंध गवर्नमेंट ही मेडिकल बोर्ड बना के अपने उस मामले को क्लियर करेगी, वरना ये तो इंटर ठीक है, प्रोफेशनल मसला खड़ा हो जाएगा। एक हेल्थ डिपार्टमेंट दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी पे इल्ज़ाम लगा रहा होगा। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ कोई ऐसी काम बात हुई है, और देखिए ये हमारा शक तो पहले ही था कि एक तो ऑन द फेस ऑफ इट प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है एक सिंगल एक्सपर्ट से रिपोर्ट जी बनवाना, और यकीनी तौर पे जी, उन खातून से भी मैं कोई बदगुमानी या बदउनवानी जो है वो एसोसिएट नहीं करता। ठीक है, उन्होंने अपनी हो सकता है राय के अंदर दिया हो, बट चूंकि वो भी जिन खातून ने ये बनाया था, चीफ रेडियोलॉजिस्ट हैं वो, ओरिजिनल मेडिकल जी, सर्टिफिकेट उनको भी पता है कि प्रॉपर प्रोसीजर ये नहीं है मेडिकल बोर्ड के जरिए, सही, क्योंकि बोर्ड इस बनता है, एग्जाम में एक एस्टिमेशन होती है। आप एक जी अंदाजा लगाते हैं एक्सरे देख के और जी, बाकी चीजें देख के, और उसमें 1 से 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, एक रेंज हम्म, देते हैं आप एज की। तो हम्म, इसीलिए नादरा के डॉक्यूमेंट्स को हतमी माना जाता है, जो कि वो स्पेसिफिक डेट देते हैं। मगर हम्म, ये रेंज जो है ये हो सकता है जो आए असल में मेडिकल बोर्ड के बाद वो नादरा के डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, वो उसी के आसपास की हम्म, रेंज दे रही है जो बच्ची की हकीकी उम्र है, जो मौकफ है हमारा, जी जो जी हमारे पास जी, शवाहिद और कागजात हैं, दस्तावेजात हैं उसकी रोशनी में। सही, बट अगर कोई एरर हुआ है तो वो एरर जो है वो सिंध का मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ही करेक्ट करेगा। सही। बस मुझे आखिर में सर ये बता दें, थोड़ा सा मेरे समझने के लिए और व्यूअर्स के समझने के लिए सारे सवालात हैं। एक बच्ची का बयान है जो 164 का है, जिसको देखा गया अदालत में थ्रू आउट, और उसके हवाले से बात भी हुई कि जी उसने बयान दे दिया है और खुद अपनी मर्जी से गई और सारी सूरत हाल। एक तरफ मेडिकल है, मेडिकल में अगर माइनर डिक्लेयर हो जाता है, कोई भी दुआ के केस के हवाले से नहीं पूछ रहा, वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, एक मेडिकल आता है जिसमें माइनर डिक्लेयर हो गया, 14 साल वो जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है उम्र है, तो ये जो 164 का बयान होता है इसकी कितनी अहमियत रह जाती है अगर माइनर डिक्लेयर हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कानून शहादत के तहत बच्चों का बयान बिल्कुल होता है। 11-12 साल के ऊपर जो है हो सकता है आप किसी क्राइम के विटनेस हों और उनका बयान लिया जाता है। मगर किसी भी बयान को, वो बच्चे का हो या एडल्ट का हो, मगर ऑफकोर्स खासतौर पे बच्चे का हो तो उससे और भी खदशात एसोसिएट होते हैं। एक बात तो ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है। इस पूरे केस के चलते हुए उस बच्ची से 3 बार ओथ पे बयान लिया गया, 2 बार 164 के तहत और 1 बार जो है वो अपना वैसी ओथ पे हाई कोर्ट ने लिया।
सबसे पहला बयान जो हुआ था वो CRPC 200 के तहत उसने अगवा के फ़ौरन बाद और जो निकाह वजूद में आया उसके फ़ौरन बाद दुआ के नाम से लाहौर के अंदर 18 तारीख को एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कि जी मेरे घर पे 17 तारीख को, मेरे घर पे मुराद लाहौर के अंदर 17 तारीख को मेरे वालिद और मेरे कज़न आए और यहाँ मारपीट हुई और लोग मोहल्ला इकट्ठे हो गए और उन्होंने बचाया और वो जाते हुए मेरे वालिद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। अब ये पूरा फर्जी वाकया है जिसका सिर्फ यहाँ जिक्र मिलता है। अब जिस CRPC 200 के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया था इस बच्ची का, वो 1 महीने बाद डिसमिस हो गई नॉन प्रोसिक्यूशन के हवाले से, चूंकि यकीनी तौर पर उनको ही पता था कि हमने एक मकसद के लिए ये गेम किया था, अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो अदालत भी इंक्वायर करेगी और झूठ सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद जब पुलिस पहुंची है 26 तारीख को लेने के लिए बच्ची को वहाँ पे लाहौर, और वहाँ की पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया हुआ था और यहाँ के IO साहब ने रब्ता किया मकामी मजिस्ट्रेट साहब से कि जी ये बच्ची हमारे हवाले करते हैं, हमने इसे कराची लेके जाना है बयान के लिए। तो बच्ची ने अदालत से कहा जी मेरा यहीं पे बयान रिकॉर्ड कर लें। अदालत ने जो बयान रिकॉर्ड किया उस बयान के अंदर कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि 17 को वो यहाँ लाहौर में घर में थी और काजमी साहब या कोई कज़न आए हमला करने के लिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बहुत बड़ी इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पे आ गई। अच्छा, उसके बाद इस बयान के ऊपर हमने नहीं, सवाल खुद मरकजी मुल्ज़िम ने उठा दिया है, क्योंकि उसके दफ़ा 161 के बयान में ये लिखा हुआ है कि जब लड़की लाहौर आई या हम उसे लाए, जो वो बात छुपा रहा है, मगर लाहौर पहुँचने के बाद मैं अब लड़की को लेके अपने वालिदैन के साथ मजिस्ट्रेट जनाब तसव्वुर इकबाल ख़ान साहब की अदालत में पेश हुआ और वहाँ से हमने खुद मुख्तारी का सर्टिफिकेट हासिल किया और फिर हमने शरीयत मोहम्मदी के तहत निकाह किया। अब ये नाम उसी मजिस्ट्रेट साहब का है जिन्होंने इस FIR में 164 रिकॉर्ड किया है, यानी कि वो तो विटनेस ठहरे उस बच्ची के फिल मुख्तारी के सर्टिफिकेट के और शादी के एक तरीके से उस प्रोसीडिंग्स में। तो अगर ये वही साहब हैं जिसकी तरफ एक्यूज इशारा कर रहा है तो उन्होंने 164 कैसे रिकॉर्ड किया? ये इल्ज़ाम हमारा नहीं है, ये मुल्ज़िम के बयान के मुताबिक ये फैक्ट्स हक़ाइक़ निकल के सामने आए हैं। अच्छा, आप अगर हाई कोर्ट के सामने बयान देखेंगे तो वो और ब्रीफ है और उसमें 18 नहीं 17-18 की बात हो रही है। एक बंदा अपनी एज के बारे में 2 माइंड्स के अंदर आ गया है। तो एक तो इनकी इनकन्सिस्टेंसी और जिन हालात के अंदर ये रिकॉर्ड हुए कि रिकॉर्ड बताता है कि तीनों मरतबा अक्यूज साथ मौजूद था या इसकी जो अक्यूज से दूरी है वो ज़्यादा अरसे की नहीं थी, तो वो इन्फ्लुएंस भी एक डाउटफुल है। अच्छा, फिर इन हालात के अंदर क्यों बच्चियां बयान देती हैं कि मैंने मुल्जिम के साथ रहना या मुल्जिम के साथ जाना है? इस पे मेरा नहीं, इस पे शरीयत अपीलेट बेंच का 1984 का 5 जजेस का जजमेंट है जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी शामिल हैं मोहतरम, और उन्होंने खुद जो ग्राउंड्स दिए हैं कि इन हालात के अंदर लड़कियां क्यों ऐसे बयान देती हैं और हमें किन किन खदशात को सामने रखना चाहिए हकीकत तक पहुंचने के लिए, वो बहुत ही खौफनाक हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि इंसान किस किस जुर्म का और किस किस डर या खौफ का विक्टिम बना हो। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुद एक तरीके से ट्रायल कोर्ट को तंबी की हुई है कि इन बयानात के हवाले से थोड़ा मोहतात रहिएगा। अच्छा, फिर एक बात की जाती है कि जी अगर मेडिकल के अंदर कोई बच्ची आती है माइनर, एक बात ये समझने की कि हमारे कानून के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और ये पार्लियामेंट का एहसान है, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। कहीं माइनर 18 का है, कहीं माइनर 16 का है, कहीं माइनर 14 का है, कहीं माइनर 10 का है, कहीं माइनर 12 का है। अलग अलग कानून के मुताबिक अलग अलग तशरीह माइनर की दी हुई है। ये बात ज़रूर है कि किडनैपिंग का कानून अप्लाई करने के लिए जो रेलेवेंट कानून है 361 बच्चे की किडनैपिंग, उसमें जो रेलेवेंट एज है वो 16 है। ठीक है। अगर कोई भी बच्चा, लड़की जो हो वो 16 से कम हो और लड़का जो हो वो 14 से कम हो, तो इस बयान की कोई हैसियत नहीं होती कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं। क्योंकि किडनैपिंग के बहुत सारे वाकया होते हैं जहां बच्चों को खिलौने दिखा के या कोई झांसा दे के या लिफ्ट के बहाने या किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाया जाता है और अदालत के सामने उसका ये डिफेंस होता है कि जी बच्चा तो अपनी मर्जी से हमारे साथ आया था। तो अदालत सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, फेडरल शरीयत कोर्ट के लेवल पे, शरीयत अपीलेट बेंच के लेवल पे और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कंसिस्टेंट हैं कि अंडर 16 जो है, जो एज स्पेसिफाइड है कानून के अंदर, लड़की की इममटीरियल है उसकी कंसेंट। और यहाँ पे फर्क करने की जरूरत है। देखिए, एक है अगवा का ऑफेंस जो होता है इन ऐसे केसेस के अंदर, और फिर एक है चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस। ये दोनों अलग अलग हैं। और फिर एक तीसरा सवाल है कि उस निकाह की हैसियत क्या है। और फिर चौथा सवाल खड़ा होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस का, कि अगर आपने कोई जिनसी रिश्ता कायम किया हो तो उसकी फिर हकीकत क्या है। तो निकाह जो है या निकाहनामा जो है वो अबडक्शन का, किडनैपिंग का डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो हर केस के अंदर ऐसा हो कि कोई लड़की अगवा हुई और 20, 25, 30 दिन बाद
किसी भी मजबूरी हालत के अंदर उसने निकाह कर लिया हो, तो क्या आप खत्म कर देंगे जो किडनैपिंग का ऑफेंस आपके सामने आया है? 16 को किडनैपिंग हुई है और बकौल मुल्जिम खुद 17 से पहले तो निकाह भी वजूद में नहीं आया, तो वो 24 घंटे किडनैपिंग की सूरत में आते हैं, वो एक ऑफेंस है। अगर आप 364A नहीं 363 का भी इतलाक करते हैं तो 7 साल सजा है उसके अंदर। तो इसलिए बच्चे की जो मेंटल स्टेट है वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है। जहां तक निकाह की बात है, वहां पे देखिए अक्सर जो जजमेंट्स हैं और जो कोर्ट भी करते हैं वकील नजर आते हैं टेलीविजन के ऊपर, और जो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात इतनी डिटेल के अंदर नहीं हुई, चूंकि वो जुरिस्डिक्शन में नहीं गए। उन्होंने हमें कहा कि इस बात के लिए आप फैमिली कोर्ट जाएं, और हम दरअसल हमारी जो प्रेयर थी, आपने अगर हमारी CPLE देखी हो तो 2 ही बातें थी, एक बच्ची को शेल्टर होम भेजा जाए और दूसरा ये कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। तो नॉट जस्ट सबने कर दी, मगर हमारी आधी पिटिशन तो ग्रांट हो गई ना, हमें मेडिकल बोर्ड की इजाजत मिल गई जो भी वजूद में आ रहा है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी एज सर्टिफिकेट के ऊपर और एग्जिस्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, वो कैसे क्वेश्चन होती, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी था। तो जो मैं बात कर रहा था कि जी ऐसे केसेस के अंदर जब एज आपके सामने ये वाजे हो जाए और सामने आ जाए तो इन ऑफेंसेस का इतलाक होना शुरू हो जाता है, जो कि किडनैपिंग से रिलेटेड हैं। 16 साल, अगर आप पंजाब की एक आर्गुमेंट लेते हैं कि जी शादी पंजाब में हुई है तो वहां पे भी 16 साल से कम उम्र ये क्राइम है। और आप अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो उसमें भी कंसेंट जो है उसमें रेप के वाले से 16 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, या बाकी जो ऑफेंसेस उसमें चले 18 साल है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, जो जजमेंट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रहे हैं पहले जजमेंट्स, या हाई कोर्ट के सामने जो रहे, और हाई कोर्ट ने जिन जजमेंट्स को कोर्ट भी किया अपने उस ऑर्डर में, जो कि बेस बने हैं, जिसके बाद उन्होंने रिलीज किया है लड़की को, सेट एट लिबर्टी किया है, उसमें देखिए बहुत गौर करने वाली बात है कि जब हम निकाह और निकाह की वैलिडिटी की बात करेंगे, वो जो भी रेलेवेंट कोर्ट हो उसके सामने, तो ये पर्सनल लॉ है, मैरिज लॉ पर्सनल लॉ है। और हमारे यहाँ बहुत वाज़ेह बात है कि पर्सनल लॉ जब हम मुस्लिम्स के हवाले से बात करते हैं तो हम फिकी कानून की बात करते हैं। तो जो बहुत सारे जजमेंट्स आए हुए हैं इस हवाले से कि जी अगर लड़की सुई जुरस है, प्यूबर्ट है, तो बगैर वली की शादी कर सकती है, वो अहनाफ के हवाले से हैं, वो फिका हनफी के हवाले से हैं। ठीक है। यहाँ पे जो बच्ची का स्टेटस है या किसी और बच्ची का भी स्टेटस हो, कोई और केस हो, अगर उसका फिका मुख्तलिफ है तो वो कंसिडरेशन आपको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर वो पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। बट देन अगेन दीज आर पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो जब स्टेज के ऊपर जाएगा तो वो आर्ग्यूमेंट होगी। फिलहाल इस वक्त अबडक्शन का क्राइम जो है वो सबसे पहला स्टेप है हमारे सामने। उसके लिए मेडिकल बोर्ड का सामने आना, बनना, और एक प्रॉपर सच्चा एग्जामिनेशन होना, और फिर मुमकिन है जी कि एक जो ऑनेस्ट रिपोर्ट होगी वो सपोर्ट करेगी जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं। मगर इसमें जो पूरी गौर करने वाली बात है वो ये है कि आज से 2 हफ्ते पहले जी AG सिंध हाई कोर्ट में ये स्टांस दे चुके हैं कि किडनैपिंग का केस नहीं है। बिल्कुल यानी कि उनके बकौल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के मुताबिक सिंध के ये केस खत्म था। बिल्कुल आज से तकरीबन 10 दिन पहले नए IG सिंध ये बयान दे चुके हैं कि जी मामला खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। बात न करें। बिल्कुल मगर आज से 2 दिन पहले जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, और एज अभी तक डिटरमिन नहीं हुई है प्रॉपरली। तो इतने सीनियर अफसरान का ऐसे बयान देना क्या बनता था या देना चाहिए था? और अगर दे दिया है तो बजाय इसके कि उसको किसी किस्म की जिद बनाई जाए, बाखुदा अगर कल को फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है और इंसाफ होता है तो ये लोग तमाम भूल जाएंगे कि किसने क्या स्टेटमेंट और क्या बयान दी थी। तमाम लोग पुलिस की भी तारीफ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की भी तारीफ करेंगे, प्रोसिक्यूशन की भी तारीफ करेंगे। हमारी सोच फॉरवर्ड होनी चाहिए। हमें बस इन गलतियों से सीखना चाहिए कि सब्सिडियस मैटर के ऊपर हतमी राय कायम ना करें और इज्तनाब करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है। मैं हैरान हूँ कि इस केस के IO साहब जो हैं इस गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, और उनके खिलाफ हम 17 जून से दरखास्त दे चुके हैं IG साहब को, जिस पर IG साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया, और AIG इन्वेस्टिगेशन को कि इस IO को चेंज किया जाए। हफ्ते की तारीख को जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, वहां आप डॉन का आर्टिकल निकाल के पढ़ें। IO साहब बयान दे रहे हैं कि जी मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है कि मैं किडनैपिंग का ऑफेंस बनाऊं, मैं ज़हीर को गिरफ्तार करूं। एक IO पब्लिकली स्टांस दे रहा है एक सब्जुडिस मैटर में जिसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उस पर हतमी राय नहीं आई है, और वो पब्लिकली स्टांस लेके पर्सनल हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत तफवीश की बात है, और इसको हम प्रॉपर जुडिशियल और लीगल फोरम्स के ऊपर लेके जा रहे हैं, और हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है। उस हवाले से हमारा एक स्टांस है कि हम करंट IO के तहत जो है
एक प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी तवक्को नहीं करते, और ये ऑलरेडी कोर्ट में सबमिटेड हमारा स्टांस है। हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन में भी ये लिखा था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चलिए साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी दरखास्त करूंगा तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जरूर टाइम निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। और आखिर में कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि आपके आने के बाद, क्योंकि लोग हमें बहुत ज्यादा फीडबैक देते हैं, आपके आने के बाद बेहतरी नजर आई है इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें बेहतरी जो हो वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अच्छी नज़ीरें जो बनेंगी वो हमारे बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को सेव करेंगी, उनका मुस्तकबिल। तो इसी नियत से ये हम केस कर रहे हैं कि इंसाफ हो, एक अच्छा प्रेसिडेंट जुडिशल कायम हो, और जो निज़ाम है हमारा वो हमारे बच्चों के हकूक़ को यकीनी बनाए। एक एज होती है जिसमें बच्चे वर्गलाए जा सकते हैं, बहकावे में आए जा सकते हैं, और बच्चों को उस बात का एहसास नहीं रहता कि उनकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उनके सामने पड़ी है। कोई ऐसा फैसला जो आज आपको अच्छा लग रहा है, 2-3 महीने बाद आपको रिग्रेट होगी, तो आप कहाँ जाओगे? तो ये एक तरीके से ये बच्चों के अपने वेलफेयर के लिए एक तरीके से बात है कि ये इस तरह के फैसले, और बड़े फैसले, हम तालीम क्या करनी, डिग्री क्या करनी, इसमें वालिदैन की इतनी राय लेते हैं। तो ये सोचने समझने की बात है। बट मेरे ख्याल में एक छोटी उम्र की बच्ची को जिस तरह से वर्गलाया गया है इस केस के अंदर, वो मासूम है, उसको मासूमी तस्वुर करें, बच्चे को बच्चा ही रहना दें। इसमें जो इस पे सवाल उठाने की है या बात करने का है, वो इंसान है जो कि 20 साल से ऊपर की उम्र का था, जो उस बच्ची से राब्ते में था, जिसकी वजह से ये किडनैपिंग वजूद में आई है, ये निकाह वजूद में आया है, और उसके खानदान वाले जो कि जानते थे कि उन्होंने एक वालिदैन से एक बच्ची को जुदा करके वो ये इक़दाम करने जा रहे हैं, तो वो इस केस में मरकजी मुल्ज़िम है, उनके ऊपर सारा व्यू रहना चाहिए। बच्ची मासूम है, बच्ची ने एक दिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक घर वापस आना है, उसका आगे मुस्तकबिल है। हमें अपने बच्चों के ऊपर जो है वो उनको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए ताकि वो समझें भी और आगे अपनी ज़िंदगी के मुस्बत फैसले करें। बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।